हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार की बात है, एक गांव बहुत सुंदर था। गांव के सभी लोग शांतिपूर्वक रह रहे थे। गांव में सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक गांव में आग लग जाती है। और आग इतनी भयावह लगती है, इतनी तेज लगती है कि उस पर नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आग तेज होते चली जा रही है, बढ़ते ही जा रहा है। सारे लोग प्रारंभ में तो कोशिश कुछ लोग करते हैं, लेकिन सब लोग जान बचा करके भागना शुरू कर देते हैं। उसकी लपट इतनी तेज हो जाती है कि अब उसे नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल। सब लोग इधर उधर अपना जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब कोई कोशिश नहीं कर रहा, सब जैसे तैसे जिधर जहां जो हुआ संभव हुआ भागना शुरू किया, जंगलों की तरफ, कोई खेत मैदानों की तरफ। लेकिन इस दृश्य को दो देख रहे थे। एक छोटी सी एक चिड़िया थी, वो देख रही, और उसी जगह एक और पक्षी कौवा, वो भी बैठा हुआ, वो भी देख रहा था। अब क्या होता है सुना, सब लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और वो पक्षी, छोटी सी जो पक्षी है, वो पक्षी क्या करती है, चोंच में पानी भर कर आती है। बगल के तालाब है, तालाब से जाती है और चोंच में पानी भर लेती है, आती है और आग पर डालती है। फिर वह उड़कर जाती है बगल के तालाब में, और वहां से चोंच में पानी भर कर आती है और उस आग पर डालती है। ऐसे करके वह डालने लगती है। यह जब डाल रही थी तो एक छोटा सा बच्चा, जो 10-12 साल का बच्चा था, उसकी नजर उस पक्षी पर पड़ता है। वो देखता है कि पक्षी उड़ती जाती है और तालाब की तरफ जाती है, तालाब से वापस लौटती है तो अपने साथ चोंच में कुछ पानी भर कर लाती है और आग पर डाल देती है। फिर तेजी से जाती है, फिर आती है। ऐसे हुआ देख रही। ये देख करके उस बच्चा में एक अलग से जुनून पैदा हुआ। और ये बच्चा जब देख रहा था, देखते देखते धीरे 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 बहुत सारे गांव के लोग इस दृश्य को देखने लगे कि छोटी पक्षी इस तरह से कोशिश कर रही है। अब इसको देखने के बाद जब सारे गांव वाले जब देखा तो उन्हें एक प्रेरणा जगी कि जब एक छोटी पक्षी आग को बुझाने की कोशिश कर रही है तो हम लोग भाग रहे हैं, हम अपने घर द्वार को छोड़ करके भाग रहे हैं, हम लोग कोशिश क्यों नहीं करते हैं। अब क्या होता है देखना, उसके बाद सारे लोग लगातार एक साथ मिल जाते हैं और सारे लोग कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है। जब ये क्रम चल ही रहा था तो पक्षी को देख करके वो कौवा जो बैठा हुआ था ना, वो हंसता है और कहता है, हे नादान पक्षी, क्या तुम्हारे उस चोंच के पानी से ये आग बुझ सकती थी क्या? तो चिड़िया कौवे से क्या कहता सुनना, वो कहती है कि मैं ये नहीं जानता हूं कि वो बुझ सकती है या नहीं बुझ सकती है, मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैंने तो कोशिश तो किया ना। कभी भी जब आग को बुझाने की बातें जब आएगी इतिहास में, तो मेरी नाम सबसे पहले आएगा कि मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। आग को देखने वाले की और आग को छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं, आग को बुझाने वाले की कोशिश में से हूं। यानी हमने तो कोशिश तो किया ना। अरे सफल होना नहीं होना तो अलग सी बात है, कोशिश तो किया ना। और जो लोग आज दुनिया में ऐसे बड़े से बड़े सफल हुए हैं, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम एक कर पाएंगे, और कोशिश किया, सफल हुए। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे अन्य कोई देशभक्त की बात करें। तो इसीलिए आप भी कोशिश कीजिए। अरे सफल होना नहीं होना तो अलग सी बातें हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सफल हो जाएंगे, लेकिन हाँ, कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है। कम से कम कोशिश तो कीजिए। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 12th औपनिवेशिक शहर, इसका पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 दिया था, जिसमें हमने देखा था कि पिछले अध्याय यानी कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, वहां शहरों का निर्माण किस प्रकार हुआ। फिर उसके बाद महाजनपदों में कुछ शहरों का निर्माण हुआ, उसकी व्यवस्था किस तरह से थी, कैसे शहर का निर्माण किया गया। इसके बाद हमने देखा जो दिल्ली सल्तनत थी,
और उससे लेकर के 1857 तक बहुत सारे शहरों का निर्माण हुआ जहां राजा रहा करते थे और बड़े बड़े स्थापत्य के लिए वे शहर जाने जाते थे, जिनमें आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद जैसे शहरों का नाम अग्रगण्य था। तो इसके बाद जब भारत में औपनिवेशिक शहर स्थापित हुई तो उनमें 3 मुख्य रूप से शहर था जो इस चैप्टर के मुख्य रूप से हमें पढ़ना था, जिनमें था मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। ये क्यों स्थापित हुए, क्यों बनाए गए, इसके पीछे भी कारण हमने बताया था कि ये तीनों जो है ना ये तीनों क्या है, एक समुद्र के किनारे स्थित हैं और यहाँ से विदेश यात्रा आसान था और वहां से क्योंकि बंदरगाह की सुविधा थी इसीलिए लोग यहाँ से यात्रा करना शुरू किए। दूसरा कारण ये था कि यहाँ पर सूत की व्यवस्था थी। सूत का मतलब होता है वस्त्र उत्पादन के लिए जो कच्चा माल चाहिए वहाँ उपलब्ध था। जैसे मैंने बताया था महाराष्ट्र यानी मुंबई में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होती थी, तो वहां से कपास का खरीद बिक्री आसानी होने लगा। तो सबसे पहले मतलब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी मतलब जो केंद्र बनाया, व्यापारिक केंद्र, वो सूरत। कहाँ बनाया? सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ बनाया? सूरत। और बाद में यानी ये जो पश्चिमी तट था, इस पश्चिमी तट से धीरे 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 ये कहाँ चले गए? पूर्वी तट तक और कलकत्ता तक चले गए और कोलकाता में अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। फिर इसके बाद एक मद्रास में भी उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और भारत में 3 महान शहरों का विकास तेजी से हुआ। चलते हैं आगे, आज पढ़ेंगे हम लोग औपनिवेशिक शहर का थोड़ा सा परीक्षण, यानी कि कोई भी अंग्रेजी सरकार जो थी यानी अंग्रेज जब अपने शहरों का निर्माण करती थी तो उस पर क्या क्या ध्यान देती, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या होता था कि अंग्रेज कोई भी शहर का निर्माण करती थी, किसी शहर की स्थापना करती थी तो पहले उस शहर के निर्माण के बाद पहले उसे जांच करती थी कि इस यहाँ से कुछ फायदा होने वाला है या नहीं है, यहाँ कितने लोग हैं, किस प्रकार की जाति है, इन सब चीजों का वो खूब ध्यान देती थी। पहले नगर योजना तैयार करती थी और योजना के बाद उस नगर का स्थापना करती थी। जैसे मान लीजिए मुंबई में उसने नगर स्थापित किया तो नगर में जो उस समय क्योंकि वह बड़ा शहर नहीं था, एक छोटा शहर था, तो उस पर क्या किया गया, उस पर पहले पूरा ध्यान दिया गया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया एक आर्किटेक्ट द्वारा और फिर में उसमें एक जनगणना किया गया कि वहां कितने लोग हैं, किस तरह का उत्पादन हो रहा है, किस जाति के लोग हैं, सारे कुछ जानने के बाद तब वो शहर की स्थापना करता था। ठीक है ना। चलते हैं थोड़ा सा लिखते हैं। अंग्रेज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उस शहर की जांच कराती थी। मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करती है, उस जगह की जांच कराती, वहां किस जाति के लोग हैं, वहां कितनी आबादी है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, नहीं किस तरह का वहां खेती बाड़ी होता है, किस तरह का वहां पर शिल्पी लोग रह रहे हैं, इन सब की पहले वो जांच करवाता था। जांच करवा लिया फिर आर्किटेक्ट को देता था। शहर के लोगों को खाने की चिंता को लेकर जनगणना शुरू किया जाता था, यानी कि वो करता था कि भाई कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, कैसे वहां पर शहर की स्थापना होगी तो किस तरह से लोग खाना खाएंगे, माने उनकी क्या व्यवस्था होगी, इन सब लेकर के वहां पर ये चिंता को लेकर के जनगणना किया जाता था कि कितनी आबादी है। लेकिन जनगणना जैसे ही शुरू किया गया, जैसे जनगणना शुरू किया गया, भारतीय लोग उसे शक की दृष्टि से देखने लगे। माने जैसे अंग्रेज क्या करते थे, पहले तो ये जनगणना करती थी कि यहाँ कितनी आबादी है, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, शिक्षित कितने लोग हैं, नहीं इस सब का पहले ब्यौरा रखना चाहते थे ताकि क्या होगा कि शहर पर अच्छी तरह से शासन स्थापित हो सकेगा, शहर का पूरा जानकारी मिल सकेगा। वो एक नक्शा तैयार करती थी। अंग्रेज का मानना था कि पहले नक्शा तैयार हो जाएगा ना, तो नक्शा तैयार करने के बाद वहां पर शासन करने में नियंत्रण बहुत अच्छा से रहेगा। माने रोड की जानकारी, मैप की जानकारी रहेगी तो आराम से हम लोग व्यापार भी करेंगे और यहाँ के लोगों पर नियंत्रण भी कर पाएंगे। ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले उसकी जनगणना करना शुरू किया और जैसे जनगणना शुरू किया तो वहां के लोग ने उसको शक की दृष्टि से देखने लगा। अरे भाई अंग्रेजबा काहे फिर से आया रे, हो सकता है कि फिर से टैक्स वैक्स नया कुछ नियम तो नहीं लगा रहा, नहीं, इसलिए उसको शक की दृष्टि से देखने लगा। अब वो लोग ना सही बताते ही नहीं थे, भारत के लोग जो है जनगणना में सही से नहीं, खास करके जब उच्च कोटि के लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनके घर पर जब जाते थे और जनगणना करने के लिए तो क्या होता था, देखिए बढ़ाने के लिए कर रही थी। फिर भी अंग्रेज शहर के निर्माण के लिए नक्शा तैयार करती थी और शहर के सभी सड़क, नदी का सही सही जानकारी मिल जाए और व्यापार की सुविधा और शहर पर नियंत्रण किया जा सके, इसीलिए जनगणना का काम उन्होंने जारी रखा। शहर के रख रखाव के लिए, कर वसूलने के लिए भी उन्होंने क्या किया, जनगणना का काम शुरू किया। लेकिन शहर में जैसे वहां पर ये लोग गए जनगणना करने के लिए तो लोग शक की दृष्टि से देखने लगा।
और कुछ विवाद शुरू हो गया। और विवाद से अंग्रेज बचने के लिए क्या करती थी, सो देखिए वो क्या करती थी, वहां के लोगों को ही राजा बना। शुरू में हमने बताया था कि अंग्रेज जो है कहीं राजा खुद नहीं बनता था, कहीं भी अधिकार करता था तो भारत के ही लोगों को वहां का मुखिया, वहां का राजा बना देता था कि चलो झगड़ा उगड़ा होगा तो यही लोग अपना संभालेगा, हमको क्या जरूरत है, हमको खाली टैक्स लेना है। नहीं, देखिए अंग्रेज बहुत दिमाग का तेज आदमी था। वो क्या करता था, खुद राजा नहीं बनता था, राजा बनेंगे, कर हम वसूलेंगे, सब कुछ अपने अंदर में रखेंगे, तब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो वो क्या करता था, राजा यहाँ के लोगों को बना देता था कि तू लोग यहाँ का लोग रहो, कर यहाँ से वसूलो, हमको कर जमा करो। राजा जो भी लोग जो जाते थे कर वसूलने के लिए वो राजा का आदमी होता था। झगड़ा वहां के लोग जो होते थे विरोध किसका करते थे, राजा का विरोध करते थे, अंग्रेज से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता था। नहीं, तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, विवाद से बचने के लिए अंग्रेज खुद राजा नहीं बनते थे और वो क्या करते थे, भारतीय को ही राजा बना देते थे। इन सब के विवाद के बाद कई शहरों की जनगणना किया गया, माने काफी जब विवाद हुआ, लोग तो शक की दृष्टि से देखे, अच्छी तरह से कोई बताया नहीं, फिर भी लोग जो है ना विरोध जब करने लगे तो अंग्रेजों ने क्या किया, उससे बचने के लिए वहां के लोगों को ही जनगणना काम शुरू कर दिया, मैंने दे दिया। और उसके बाद जो है फिर भी काफी मुश्किलों से कुछ शहरों में उस समय जनगणना हुई। लेकिन अब ऊंचे जाति के घर जब जनगणना होती थी तो देखिए क्या करते थे, वे लोग अपने घर के औरतों के बारे में सही जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि और अपने आप को व्यापारी बताते थे। देखिए अब क्या होता था कि जब ऊंचे जाति के लोग थे, क्योंकि अंग्रेज ना मतलब शासन तो करता ही था, कर वसूलता ही था, लेकिन ऊंचे जाति के लोग अपने घर के औरत को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि अंग्रेज ना औरतों को थोड़ा सा मतलब वह क्या कहते हैं, एकदम ऐसा दृष्टि से देखता था, मैंने लोभ की दृष्टि से। उस समय औरतों को बचना बड़ा मुश्किल था अंग्रेजों से, मैंने उसको जो अच्छी अच्छी औरतें होती थी उसको अपने कोठी पर बुला लेता था अंग्रेज। इतना ही नहीं, मतलब वो तरह तरह की बातें उससे करता था, इसलिए ऊंचे जाति के लोग जो होते थे उससे बचने के लिए ना वो अपने घर की औरतों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाता था, ताकि उसको जानकारी ही नहीं रहेगा कि हमारे घर में इतने औरतें हैं। साथ ही साथ क्या होता था कि वो राजा अपने आप को बताएंगे तो उसका मान सम्मान नहीं होता था। अंग्रेज के हिसाब से कोई व्यापारी लोग जो होगा उसका ज्यादा सम्मान होता था अंग्रेज की दृष्टि से। तो जो भी ऊंचे लोग होते थे वो अपने आप को धनाढ्य नहीं बता करके क्या कहते हैं, हम व्यापारी हैं, क्या कहते थे, हम लोग व्यापारी हैं, क्योंकि उसका ज्यादा मान सम्मान होता था। ठीक है ना, तो आपने क्या समझा कि औपनिवेशिक शहरों की स्थापना से पहले उनकी क्या होता था, परीक्षणीय जांच किया जाता था कि कैसे कैसे वहां पर किया जाए। तो आपने क्या समझा उसमें कि पहले क्या करती थी अंग्रेज, शहर की स्थापना से पहले पहले उसका जांच करवाती थी कि वहां को कितने जनसंख्या है, किस जाति के लोग हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने कामकाजी लोग हैं, शिल्पी हैं, किसान हैं, सबकी जांच करवा लेती थी। जांच कराने के बाद क्या करती थी वो अंग्रेज, उसके बाद वहां जनगणना के लिए भेजती थी और जनगणना हो जाने के बाद एक आर्किटेक्ट को देता था, भाई आप नक्शा तैयार कीजिए। अब क्यों ऐसा किया जाता था, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि जब नक्शा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल जब नक्शा हो जाएगा तो वहां की सड़क के बारे में, वहां की जनसंख्या के बारे में सब कुछ हमको जानकारी रहेगी, तो व्यापार भी हमारा अच्छा से चलेगा, साथ ही साथ इस पर हम अपना अधिकार भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा करती थी। चलते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है उस समय शहर में परिवर्तन, शहर में क्या हुआ उस समय, काफी परिवर्तन देखने को मिला। कैसे परिवर्तन समझिएगा थोड़ा सा, खास करके 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में जनसंख्या हमारे यहाँ मात्र 10% थी जो शहरों में निवास करती थी। शहर की जनसंख्या कितनी थी शुरू में, 10%, मात्र 10% लोग शहर में निवास करते थे। अभी 35% लोग शहर में निवास करते हैं, लगभग 65% या 70% गांव में निवास करती है। ठीक है ना, फिर भी हम लोग बहुत कम शहर में निवास करते हैं। यहीं चले जाइए आप इंग्लैंड, वहां 90% से ज्यादा लोग शहरों में निवास करती है। उन लोगों का व्यापार, नौकरी, ठीक है ना, ये लोग वहां के मुख्य पेशा है। मात्र 10% लोग कृषि कार्य और पशुपालन से लगी हुई है। हम लोगों का 70% लोग कृषि कार्य और पशुपालन से हैं, मात्र 30% ही लोग व्यापार और कृषि कार्य से व्यापार और उद्योग से जुड़ी हुई है। अंतर देख लीजिए, वहां का कितना 90% लोग उद्योग से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, हम लोग कितना, मात्र 30%। डिफरेंस है कि नहीं है, तो इसीलिए वो लोग आगे विकसित है, हम लोग पीछे हैं। तो उस समय यानी 18वीं शताब्दी में हमारे भारत में मात्र 10% लोग कहाँ रहते थे,
शहरों में, और 13% लोग धीरे धीरे हो गए, यानी बढ़ते बढ़ते 13% हुआ। कैसे बढ़ा? क्योंकि जब शहर का निर्माण हुआ और वहां पर सुख सुविधा होने लगी, तो लोग यहाँ से गांव से जो है वहां जाने लगे और वहीं जाकर के बस जाते थे। इस तरह से वहां पर कितना प्रतिशत हो गया? 13%। इन शहरों में तो पहले पानी के कारण समुद्री यातायात बढ़ गया, लेकिन 1853 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चलाई गई, जिसके बाद धीरे धीरे सभी महानगर में रेल का जाल बिछा दिया गया। देखिए अंग्रेज क्या किया, पहले तो शहर का निर्माण किया और इसके बाद वहां पर यातायात के साधन को विकसित किया, सड़क भी हुआ, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या हुआ कि 1853 में सबसे पहले अपने औद्योगिक विकास के लिए, कच्चे माल को उद्योग तक लाने के लिए, फिर तैयार मालों को गांव तक भेजने के लिए उसने क्या किया, एक रेल यातायात शुरू की। कब? तो 1853 में। कहां शुरू किया था? तो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, याद रखिएगा 1853, 13 अप्रैल नहीं 13 अप्रैल है, सन याद नहीं है। 1853 में उन्होंने कहां शुरू किया था? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की रेल यात्रा सबसे पहले उसने किया था, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि ये खास करके ऐसे ऐसे शहरों को जोड़ा गया जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती थी और जहां पर कच्चा माल का उत्पादन ज्यादा होता था, और जिसके कारण वहां से कच्चा माल आसानी से कहां पहुंच जाती थी? शहर। शहर का जो उत्पादित वस्तु होता वहां। अब क्या होता देखिए, अंग्रेज इसे अपने लाभ के लिए किया था, लेकिन उद्योग को बहुत सहारा मिला। माने उस उद्योग को किसे क्या मिला? सहारा मिला, और उत्पादन बढ़ गया, जिससे रेलवे स्टेशन वस्तु के रख रखाव का केंद्र बन गया। अब क्या होता था कि कोई भी कच्चा माल जो आता था खरीदा करके, वह रेलवे स्टेशन पर, फिर यहां से तैयार माल के लिए रेलवे स्टेशन, यानी दोनों कुल मिलाकर के अगर समझिएगा तो रेलवे स्टेशन जो है ना, इन वस्तुओं का क्या बन गया? केंद्र बन गया। वहां पर कच्चा माल भी रखाता था, तैयार माल भी वहां पर रखाता था, फिर यहां से लोड करके फिर भेज दिया जाता था। यानी रेल यातायात से वहां पर क्या हुआ? उद्योग में यातायात व्यवस्था काफी बढ़ गया, बहुत अच्छा, शहर का खूब अच्छा विकास होने लगा। अब चलते हैं आगे। इसे कच्चा माल से शहर तक रेलवे लाइन बनाई गई और अनेक कई रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आए, जिसमें जमालपुर, बरेली इत्यादि। देखिए बड़े शहर तो थे ही, बड़े शहर कौन कौन थे? जिनमें आपने देखा था मुंबई, कोलकाता देखा, लेकिन जब रेलवे स्टेशन का शुरुआत हुआ जहां पर कच्चा माल रखा जाता था, अब जैसे गांव में आप जाते थे कच्चा माल खरीदने के लिए, तो कच्चा माल वहां से फिर खरीद कर कहाँ रखेंगे? तो रेलवे स्टेशन पर ही रखा जाता था। तो उस समय क्या हुआ कि बरेली में, फिर जमालपुर में, ऐसे बहुत जगह रेलवे स्टेशन, बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया, क्योंकि वहां से कच्चा माल जो है बहुत ज्यादा होता था। तो कच्चा माल खरीदा करके गांव से कहाँ इकट्ठा किया जाता था? रेलवे स्टेशन। तो फिर रेलवे स्टेशन बड़ा होगा तब ना, तो वहां पर रेलवे स्टेशन बड़ा हुआ, तो ये सब रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आई। यातायात के बढ़ने से व्यापार के अवसर बढ़ने लगे और भारतीयों कई जगह अपना उद्योग लगाया। देखिए जब अंग्रेजों का यातायात बढ़ा, उसने अपना जब व्यापार बढ़ा लिया, तो कुछ भारतीय लोग उसका पीछा करना शुरू कर दिए और भारतीय लोगों ने भी अपनी उद्योग की स्थापना शुरू कर दी भारत में। उस समय जबकि कर बहुत जाता था भारत पर, फिर भी लोगों ने हिम्मत जुटाई, भारतीय लोगों ने, और सबसे पहले 1850 में मुंबई में कावस जी नाना भाई दाबर, उनका नाम था, याद रखेंगे, कावस जी नाना भाई दाबर ने सबसे पहले कुछ लोगों के सहयोग से एक कंपनी बनाई जिनका नाम था बॉम्बे शिपनिंग एंड वीविंग कंपनी, और उन्होंने सूती मिल की शुरुआत की मुंबई में। यानी 1850 में सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना की गई। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा। ऐसे अंग्रेज तो पहले लगाया ही था, वो अंग्रेजी था, लेकिन हम भारतीयों ने मिलकर के सबसे पहले, वो व्यक्ति कौन थे? जिनका नाम था कावस जी नाना भाई दाबर, ठीक है ना। उनकी कंपनी का क्या नाम था? तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, और थे ना, वीविंग है, वीविंग कंपनी के तहत उन्होंने एक उद्योग लगाया। कहां? मुंबई में, सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद 1907 में जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में स्टील उद्योग लगाया, माने टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो 1907 में जमशेद जी टाटा ने लगाया। फिर 1917 में सेठ हुकुमचंद, याद रखेंगे, सेठ हुकुमचंद द्वारा बंगाल में जूट मिल लगाई गई। यानी भारत के कई शहरों में नए नए उद्योग की स्थापना की गई, जिनमें कौन कौन थे? याद रखेंगे, मुंबई में 1850 में सूती वस्त्र, 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा जमशेदपुर में स्टील प्लांट, और 1917 में सेठ हुकुमचंद, याद रखिएगा नाम पूछता है, सेठ हुकुमचंद द्वारा बंगाल में जूट मिल लगाई
गई। इससे पहले 2 औद्योगिक केंद्र था, जिनमें कानपुर और जमशेदपुर, जो हमने कल पढ़ा था कि कानपुर और जमशेदपुर। कानपुर किसके लिए? तो स्टील उद्योग के लिए, और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए। ठीक है, चलिए अब गोरा और काला शहर। देखिए उस समय क्या होता था कि जो शहर की स्थापना हुई तो गोरा अपने लिए अलग शहर बनवाते थे, और जो काले लोग थे उनके लिए अलग शहर होता था। काला का मतलब कि भारतीयों का शहर, और गोरा मतलब अंग्रेजों का शहर। ठीक है, अंग्रेज का जो शहर होता था, जहां अंग्रेज रहते थे, उनको कहा जाता था, देखिए भारत में अंग्रेज भारतीयों को काला मानते थे, उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, इसलिए वो अपना शहर अलग बसाते थे। माने भारत में ही रहते थे, लेकिन भारत को क्या समझते थे? हम लोग गोर हैं, हम लोग क्या हैं? गोर हैं। लेकिन ई गोर नहीं, वो दूध वाला गोर, उजरका वाला। अंग्रेज अपने आप को समझता था कि गोरा है, और भारत के लोग क्या हैं? काला है। हम लोगों को घृणा की दृष्टि समझता था, ये लोग गंदा लोग है, गंदा में रहने वाला लोग है। बात स्वाभाविक सत्य। हम लोग ऐसे भी रहते थे गंदे में पहले के जमाने में, अब थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन पहले हम लोग कैसे रहते थे? बिल्कुल धूल धूसरित रहते थे, न चप्पल था, न घड़ी था, न साफ सफाई। साबुन किसको कहते हैं? साबुन तो छोड़िए, खाने का व्यवस्था नहीं, साबुन क्या होता है, नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा सुधार हुआ। तो अंग्रेज हम लोगों को उस समय क्या समझती थी कि लोग गंदा वाला है। लोग कैसा समझता है? लोग गंदा। तो वो लोग क्या करते थे? हम लोगों से अलग रहता था, उसका शहर अलग होता था। जहां अंग्रेज रहते थे उसे गोरा शहर कहते थे, और वो साफ सुंदर होता था। अंग्रेज जहां रहता था ना, उस शहर का क्या नाम था? गोरा शहर। और उस शहर साफ सुथरा होता था बिल्कुल, और वो 4 दीवारी से घिरा होता था। 4 दीवारी से घिरा, माने उसका शहर ना किलाबंदी में रहता था, बाहर से कोई लोग अंदर जा नहीं सकता था। ठीक है, और उस किला के ऊपर में, जैसे पहले राजा महाराजा का किला होता था ना, वैसे होता था। माने पहले जो राजा महाराजा, जैसे झांसी के राजा के बारे में आपने सुना नहीं, फिर उस अपने नाना साहब के दिल्ली के नहीं, जो किला होता था, किला चारों तरफ से घिरा रहता था ऊंची ऊंची दीवार से, और वो चौड़ी दीवार होती थी। उस दीवार के ऊपर में सीढ़ी रहता था, माने चौड़ा छत, और उस छत पर बंदूक लिए हुए सैनिक तैनात रहता था चारों तरफ से, कि कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर इन नहीं कर सकता बिना आदेश का। ठीक है, इस तरह से होता था। तो गोरा भी जो रहता था जहां लोग, उसके ऊपर ना अंग्रेज जो है सैनिक वो तैनात रहते थे, कोई बाहर से अंदर नहीं जाएगा। और जहां भारतीय रहते थे उसे काला शहर कहते थे, और ये काफी गंदा होता था। देखिए गोरा वाला जो रहता था एकदम सुंदर, और हम लोग जहां रहते थे बिल्कुल गंदा। क्या होता है, जब भारतीय व्यापार के लिए वहां जाते थे, देखिए हम लोग जब व्यापार करने के लिए अंग्रेज के यहाँ जाते थे, अंग्रेज से मिलने के लिए, तो हम लोग उसके किला के अंदर नहीं जाते थे, उसके बाहर खिड़की होती थी, खिड़की के अंदर से ही वो बात करता था, हम लोग बाहर नहीं। जैसे अभी भी बहुत जगह जाइएगा तो काउंटर होता है ना, वो काउंटर के अंदर शीशा के अंदर रहता, आदमी बैठा रहता है, आप बाहर से ही आप बोल सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, वहां ग्रिल लगी रहती है। नहीं, ये कोरोना काल में खास करके ऐसा हुआ था, नहीं बहुत जगह हुआ था। डॉक्टर लोग भी अंदर से दिखता था, पर्दा लगा रहता था, पन्नी पन्नी के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ, बाहर से आपको देख लेता था, पूछ लेता था, पुर्जा लिख देता था, और एक सूप में रखला पुर्जा रख के आपको थमा देता था, आप ले लीजिए। देखे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे, पहले ऐसे ही कोरोना काल में ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर वहां कुर्सी पे बैठा हुआ है, अब पर्दा के पन्नी गिरा हुआ है, अब पर्दा के इधर ही आपको बैठना है। हाँ बोलिए, बीमारी फलाना फलाना, पुर्जा लिख देता था डॉक्टर, छूने उने की जरूरत नहीं, पुर्जा लिख दिया। अब पुर्जा को क्या करता था, सूप पर रख दिया, सूप में रहता था डंटा, बांध ले डंटा, वो डंटा को ना उठा के ना बढ़ा दिया, आपको हो गया। अब गेट तक चला गया, आप कागज ले लीजिए, पुर्जा चले जाइए, हो गया इलाज आपका। ये था हाल, छोड़िए जो थी। तो ऐसे ही क्या होता था कि जब भारतीय जाते थे कहाँ, गोरे शहर में, तो उन्हें किला के बाहर ही रह करके बात करना पड़ता था, अंदर नहीं जा सकते थे। यानी वो लोग मानते थे कि गंदा आदमी है, गंदा आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वही हुआ जब काले शहर में महामारी फैली, हैजा और मलेरिया जैसे रोग फैला, तो अंग्रेज को डर हो गया, क्योंकि उस समय ना बहुत सारे लोग मरते थे। मलेरिया और हैजा, उस समय तो चिकित्सा व्यवस्था इतनी विकसित थी नहीं, तो क्या होता था कि जब फैलता था समाज में तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, 1000-2000 लोग एक के बार खत्म। अंग्रेज को डर हो जाता था कि उस शहर में फैला है, काले शहर में, तो हो सकता है वो धीरे धीरे कहाँ हो जाए, हम में भी, गोरा शहर में भी आ जाएगा। इसीलिए वो लोग क्या किया, अंग्रेज वाला उस समय साफ सफाई पर पूरा ध्यान देने लगा, और काले लोगों को भी, यानी भारतीय लोगों को भी साफ सफाई पर पूरा एकदम प्रबंध करवाना शुरू किया कि तू लोगों भी साफ सफाई पर ध्यान दो, न तो महामारी फैलेगा, क्योंकि उसको अपना डर था। तो इसीलिए काले शहर में भी साफ सफाई पर उसने ध्यान देना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ काले शहर के निर्माण पर ही रोक लगा दिया कि काला लोग एक जगह इकट्ठा होकर के नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे ही सब इकट्ठा होता है, शहर का निर्माण होता है, तब बीमारियां
फैलने लगती है। इसीलिए इस शहर के निर्माण पर ही रोक लगा दिया। ठीक है। और देखिए अब क्या करते थे, बाद में अंग्रेजों ने अपने आदमी के रख रखाव के लिए देखा कि भाई ये लोग ना सुधरने वाला नहीं है भारतीय लोग ना, तो वो लोग क्या करता था, अपना जो एक शहर बनाता था, अपनी जो जगह बनाती थी एक बहुत बड़ी जगह पर, बहुत बड़ा जगह, उसमें बाग बगीचा होता था, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, हॉस्पिटल होता था, बस पड़ाव, हवाई अड्डा, माने सब कुछ उसी के अंदर। एक अंग्रेज का जो किला होता था जिसके अंदर सब कुछ होता था, हवाई जहाज उतरने का जगह उसी में, रेलवे स्टेशन उसी में, बस पड़ाव उसी में, माने सब कुछ उसी के अंदर, खूब बहुत बड़ा बगीचा, और अपने आदमियों का, उसको कहा गया सिविल, उसको क्या कहा गया, सिविल आवास। और जहां पर अंग्रेज के अधिकारी और सेना रहते थे, और बाहर का कोई अंदर, उस बस में, जिस बस से वो यात्रा करेंगे उस बस में कोई काला आदमी नहीं चढ़ेगा। ठीक है ना। रेल में अगर चढ़ेंगे तो रेल का जो आगे का बोगी होगा वो अंग्रेजों के लिए सुरक्षित, उसमें कोई भारतीय नहीं चढ़ेगा। समझ रहे ना, माने बिल्कुल सेफ ऐसा बना लिया कौन, अंग्रेजों ने। उसको कहा गया कौन, सिविल, सिविल आवास बनाया गया। तो अंग्रेजों ने आपने क्या समझा, गोरा और काला शहर में अंतर देखा कि गोरा जहां रहते थे, यानी अंग्रेज जहां रहते थे उसको गोरा शहर, बिल्कुल साफ सुथरा, और जहां भारतीय रहते थे वो काला शहर, वो गंदा रहता था। लेकिन अचानक क्या होता है कि जब काले शहरों में, यानी जहां भारतीय रहते थे, वहां जब महामारी फैलती है और अचानक बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो अंग्रेजों को डर होने लगता है कि हो ना हो ये महामारी कहां फैल जाएगी, हमारे इधर भी फैल जाएगी। तो ये लोग क्या करने लगे, इस सब सफाई पर ध्यान दिए और शहर के निर्माण पर रोक लगाए। इतना ही नहीं, अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए एक ऐसे शहर का निर्माण किया जिसका नाम रखा सिविल शहर, जिसके अंदर में सब कुछ सुविधा होती थी। माने नदी तालाब उसी में रहेगा, बस पड़ाव उसी में रहेगा, रेलवे स्टेशन उसी में है, सब कुछ उसी में, जिस बस से वो लोग जाएंगे उसमें कोई भारतीय नहीं चढ़ेगा। माने अंग्रेजों के लिए बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। पहाड़ी शहर क्या होता है सुनिएगा, ध्यान देंगे। 1818 में जब अंग्रेज और मराठा, यानी इसको एंग्लो भी कह सकते हैं हम लोग, एंग्लो यानी अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध होता है। कब, 1818, परीक्षा में याद रखिएगा, पूछता है एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में। ठीक, जब 1818 में अंग्रेज मराठा युद्ध होता है तो अंग्रेजों की दिलचस्पी कहां बढ़ जाती है, पहाड़ी इलाका पर। अब ये लोग कहां चले गए, पहाड़, क्योंकि अंग्रेज देखिए, इंग्लैंड जब जाएंगे आप, इंग्लैंड तो वह ठंडा मानसून का जगह है, ठंडा मानसून का। अपने यहाँ जब चिलचिलाती गर्मी होती है, तापमान जब अपने यहाँ 40 डिग्री होता है, तो वहां का तापमान मात्र रहता है 12, 13, 15, यानी सालों भर वहां बर्फ गिरती है, ऐसी जगह है। ठीक है, और ठंडे के दिन में तो पहले समझिए कि बर्फ इतना गिर जाता है कि लोग सड़क पर चल नहीं पाएंगे, तो सुबह पहले एक बर्फ हटाने वाली गाड़ी चलती है, रोड खाली करवाती है, तब जाकर के गाड़ी रन करता है। समझ रहे ना, वहां पर सालों भर ठंड का मौसम, माने आप गर्मी के दिनों में एक कंबल ओढ़ के ही सोएंगे, ऐसा वो जगह है। तो यानी कि वहां का मौसम जो है ना बहुत ही क्या है, ठंडा है। चलिए, और अपने यहाँ क्या है, गर्मी है। जब यहाँ लोग रहने लगे, कौन, अंग्रेज आने लगे या रहने लगे, तो उन लोगों को ना गर्मी से नहीं होता है, फुंसी उनसी हो जाता है, बहुत घाव हो जाता है। जैसे देखिए हमको भी ई में लगा, तब एक आदमी हमको देखा ना, बोला कि हो सर जी आपको लगता है कुछ हो गया है, बीमारी उमारी। हमने बोला कि नहीं, ये जो है घमौरी है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर साल ना हमको इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है और खराब लगता है देखने। अब देखिए चिकना हो गया है, लेकिन नहीं हो गया है। तो गर्मी में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को फोला उरा हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो अंग्रेजबा सबको होना शुरू हो गया। तो उन लोगों को लगा कि अरे बाप रे, हजार तो ना हो गया हमरे, डर हो गया उसको। ठीक है ना, उसको क्या हो गया, डर, क्योंकि गर्मी में उसको बर्दाश्त नहीं होता था। हम लोग तो थोड़ा सा रहते हैं भारत में तो अनुकूलित है, नहीं, शुरू से हमारे पूर्वज लोग रहे हैं तो हम लोग अनुकूलित हैं, तो ज्यादा उतना परेशानी। लेकिन वो ठंडा में से उसको बर्फ में से निकाल करके ले आइए गर्म में, बेचारे पिघल जाएंगे, नहीं पिघल जाएंगे। सब दिन रहे ठंडा में, आज लाइए कहाँ, गर्मी में, तो पिघल नहीं जाएगा। तो वो जब आया ना, जब गर्मी में, तो उसको पिघलने लगा, यानी कि बड़ा बड़ा फोरा फोरा हो गया। तो उन लोगों को डर हो गया कि अरे भाई कहीं महामारी तो कोनो ना है, समझे। तो वो लोग क्या करने लगे, अब उनकी ध्यान कहां जाने लगी, पहाड़ी इलाका पर। सोचे कि यहां से बढ़िया कहां रहेगा, पहाड़ पर। और वो लोग जब एंग्लो मराठा युद्ध किए, तो जब वो उधर कहां शिमला तरफ गए, तो वहां का वातावरण को ठंडा महसूस हुआ। इधर गर्मी था, इधर से जब कहां गए वो लोग, शिमला की तरफ गए, तो वहां देखा रे
वहां पर तो 5 दिन पहले बहुत गर्मी लगता था यार, हम यहाँ पर तो ठंडा मौसम है रे, ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है हम लोगों के लिए। अब वो लोग ना ये मैदानी इलाका छोड़ करके कहाँ जाने लगे, शहर की तरफ, सॉरी पहाड़ की तरफ। और पहाड़ पर उन्होंने हिल स्टेशन बनाया। हिल स्टेशन यानी पहाड़ पर जो घर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं हिल स्टेशन, ठहरने की जगह। ज्यादा ठंड हो जाएगा तो हम लोग वहां से उतर जाते हैं, जब बर्फ उर्फ गिरने लगता है तो हम लोग वहां से नीचे चले आते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया है हिल स्टेशन, ठहरने की जगह। हिल स्टेशन ठहरने की जगह, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, शिमला में जाकर के पहला उन्होंने अपना एक आशियाना बनाया, जगह बनाया, चलो यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि हमारा जो जलवायु है, अंग्रेज सोचा कि हम लोगों को इंग्लैंड की जो जलवायु है और यहाँ की जो पहाड़ी इलाका की जलवायु है दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ रहेंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, करिकबा सब रहेगा उधर बिल्कुल दूर में, हम लोग इधर पहाड़ में रहेंगे तो उससे बिल्कुल दूर रहेंगे, तभी हमको कुछ नहीं होगा। देखिए दोनों बात से, तो उसने क्या किया, सबसे पहले शिमला, फिर उसकी नजर गई दार्जिलिंग पर। दार्जिलिंग बहुत ही सुंदर, भारत का सबसे सुंदर पहाड़ी अगर क्षेत्र है तो कौन है, दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग गया, तो दार्जिलिंग वो भारत में नहीं था उस समय। अभी हम लोग कहाँ हैं, दार्जिलिंग हमारे भारत में है, सिक्किम हमारे भारत में है, लेकिन उस समय भारत में नहीं था, ठीक है। सिक्किम एक अलग देश था, सिक्किम एक अलग देश। 1975 में 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना है। कब बना है, 1975 में 22वां राज्य बना है। जब हमारा देश आजाद हो गया है, देखिए 75, हम लोग 47 में आजाद हुए, अब 75 में सिक्किम देश हमारे भारत का हिस्सा बना, तो हमारा 22वां राज्य घोषित हुआ, ठीक है ना। तो सिक्किम उस समय हमारे हिस्सा में नहीं था, अंग्रेज ने वहां के सिक्किम जो राजा थे उसके अंदर में दार्जिलिंग था, दार्जिलिंग को जीता कौन, अंग्रेजों ने, सिक्किम के राजा से लड़ाई करके, और तब जाकर के दार्जिलिंग में अपना एक सुंदर सा आशियाना बनाया ठहरने का। यानी अंग्रेजों को रहने के लिए जो मकान होता है, हिल स्टेशन, जो दार्जिलिंग क्षेत्र, उसमें उसने बनाया कौन, अंग्रेज। किससे जीतकर, तो सिक्किम के राजा से, क्लियर। लेकिन ये तो रहने का जगह बनाया, लेकिन अंग्रेज तो जहां भी जाता था अपना फायदा खोजता था, नहीं। तो उसने देखा कि दार्जिलिंग वाला ना जो जगह है, वो चाय और कॉफी के उत्पादन वाला बहुत सुंदर जगह है, और उस समय अमेरिका में चाय का बहुत बिक्री था, अमेरिका में चाय की बहुत बिक्री। तो अब यहां से चाय उत्पादन करके कहां भेजने लगा वो, अमेरिका। जहां बैठा वहां पर खाली पैसे के बात सोचता था अंग्रेज बा, जहां गया पैसा का बात और कुछ नहीं। अब देखिए चीन में चाय की खेती होती थी, अपने यहाँ चाय का उत्पादन नहीं होता था, चीन से उसने चाय ले आया, भारत में लाया, उत्पादन करना शुरू किया। तो चाय हमारे यहाँ ना, क्योंकि चाय के लिए जो सही जलवायु चाहिए, माने कितना तापमान, कैसी मिट्टी, वर्षा कितना, वो सब हमारे यहाँ कहाँ था, दार्जिलिंग में था। ये लोग दार्जिलिंग में पहले पहुंच गया कौन, अंग्रेज। देखा, अरे यहाँ तो चाय का बड़ा मौसम अच्छा है, पहाड़ी इलाके पर थोड़ा मोड़ा चाय होता है, कॉफी होता है, चलो यहाँ चाय का उत्पादन खूब किया जाए। धीरे धीरे चाय का उत्पादन बढ़ने लगा, ठीक है। अब बढ़ने लगा तो यहाँ से चाय उत्पादन करके कहाँ भेजा जाने लगा, अमेरिका। यानी अंग्रेजों ने वहां पर आर्थिक दृष्टि से पहाड़ी इलाका में अंग्रेजों ने उपयुक्त, क्योंकि जलवायु इंग्लैंड की क्या थी, बराबर थी। और देखिए अंग्रेज या पहाड़ी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि चाय और कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, क्लियर। चलिए, तो अब वो लोग चाय का उत्पादन करके यहां से कहां भेजने लगे। अब आगे पढ़ेंगे शहरों का सामाजिक जीवन, यानी जब नए शहर का निर्माण हुआ, नए शहर का निर्माण, तो सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला, मैंने लोग कैसे कैसे बदलाव आए इनके बारे में। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग यहाँ पर है ना, जब शहर जाएंगे तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेगा। क्या देखिएगा, यहाँ से लोग जाता है, यहाँ गांव में एकदम सिंपल कपड़ा में रहता है, वहां जाएगा एकदम 4 जगह फट्टल कपड़ा पहनेगा, नहीं जिसको कौन फुल पैंट कहते हैं हम लोग आज के जमाने, पता नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो पहनते भी नहीं हो ऐसा, ठीक है ना। हमारे एक मामू का बेटा आया था छठ के पर्व के टाइम में, तो उसको देखे वो 4 जगह जो है फटल फटल पहन ले था। तो हम पूछे कि कैसा खरीद लिया है कपड़ा, कहा कि भैया देखिए आपका कपड़ा जो है ना उससे बहुत महंगा हमारा है, आपका फुल पैंट इसमें से 4 गो होगा, उतना बड़ा है महंगा। हम कहले तो ये ऐसा वाला पहनने से कौन फायदा है, जो फटले जब दिखेबे करता है टंगड़ी हाथ गोर तब क्या पहनते हैं। और वो तो छोड़िए, उससे भी ज्यादा उस दिन हो गए जब दरभंगा हम गए थे ऐसे 5-7 दिन पहले, वहाँ एक आदमी को देखे कि पूरा ठेवना पर इतना दूर फाड़ ले था। हम कहले हो भैया फट गया है कि फाड़ ले, नहीं नहीं खरीदवे किया है इसने। हम बोले भैया ये बताइए, ये खूब बताइए, जब टंगड़ी बुझाइए रहा है तो पहनने से कौन फायदा है, उसको खोल दीजिए, सबसे बढ़िया साफे बुझावेगा अच्छा से।
जब टंगरी बुझा ही रहा है तो पहनने से क्या फायदा, उसको साफे खोल दीजिए, साफे बुझावेगा और अच्छा से दिखाई पड़ेगा। कहा नहीं ये स्टाइल है, हम बोले वाह कमाल का स्टाइल है, फट्टल पहने हुए हैं तो स्टाइल है। चलिए जो भी है, तो क्या होता है, बदलाव होता है, लोग को देखिएगा पूरा मोछ उछ मुड़ लेगा, एकदम कान में 2 बलिया पहन लेगा एकदम, नहीं। अब लड़की वाला तो आधा अपना ही लिया है लड़का, बस एक नाक वाला पहना बच गया है उसको, नाक वाला पहना शुरू कर देगा, समझिए कि वो बराबर हो गया। चलिए छोड़िए आई किताब क्यों। तो शहर जाने से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, परिवर्तन होता है। शहर जाने से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, परिवर्तन होता है। और क्या क्या परिवर्तन हुआ है उस समय, ध्यान देंगे उस समय क्या होता है समझिएगा। 18वीं शताब्दी में शहरों में अनेक सुविधाएं बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी में जो शहर थे वहां पर अनेक सुविधाएं बढ़ने लगी, जिनमें बस, ट्राम, सिनेमा घर, थिएटर सब उपलब्ध हो गया शहर में। गांव में ये सब सुविधा नहीं थी उस समय, लेकिन शहर में बस आ गया यातायात के लिए, ट्राम आ गया यातायात के लिए। ट्राम समझ रहे हैं, कलकत्ता नहीं गए हैं, कलकत्ता में तो ट्राम की व्यवस्था है। ट्राम क्या होता था समझिएगा, ये रोड है ना, रोड, बस भी चल रहा है यहाँ, बस भी चल रहा है, और इसी बीच में एक रेलवे पटरी बिछा हुआ, रेल की पटरी बिछा हुआ, और पटरी पर जो है ना मतलब गाड़ी चल रही है, पटरी पर गाड़ी चल रही है, माने छोटा ट्रेन, छोटा 1 डब्बा का 2 डब्बा का ट्रेन समझिए, छोटा सा, उसको ट्राम कहा गया। माने बस से जैसा जैसा बस होता है ना बड़का बस, तो 2 बड़का बस को एक साथ जोड़ दीजिए, 3 बड़का बस को एक साथ जोड़ दीजिए, उसके चलने के लिए वो जगह बनी हुई थी, उसको ट्राम कहते थे, ठीक है ना। और जब वो बस चला गया तो ऊपर जो है अन्य बस भी चल रहा है, अन्य बस भी चल रहा है, माने रोड के बराबर ही है, समतल एक रंग का बराबर, और उस पर अन्य बस भी चल रहा है। और जब ट्राम आएगी तो वो बस अपना साइड हो जाता था, बस साइड हो जाता था, ट्राम अपना चल जाता था। ये नियम था कि बस जैसे ट्राम आएगी तो तुमको क्या करना है, उसकी जगह को खाली कर देना है। क्लियर। तो ट्राम की सुविधा कहां आ गई, शहरों में आई, अंग्रेजों ने चालू किया। जब शहर शुरू हुआ था ना, शहर शुरू हुआ था तो लोग बघी का मतलब होता है टमटम, टमटम घोड़ा गाड़ी से काम करने के लिए अपना कहीं जाते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे काम करने के उद्देश्य से टमटम पर बैठ करके बघी पर तब जाते थे काम करने के लिए। पैदल कितना लोग चलेंगे, तो लोग बघी से जाते थे, टमटम से जाते थे। लेकिन जब बस आ गया, ट्राम आ गया, तो बघी से ज्यादा तेज चलता था, दूर दूर तक यात्रा भी करता था और सस्ता भी होता था। अब एक आदमी अपना बघी लेकर के जाए तो घोड़ा को जो खिलाएगा उससे कम सस्ता में बस से चढ़ के चल जाता था। अब आरामदायक भी होता था, लच लच बला पर चल जाता था आराम से, कोई टेंशन नहीं रहता था उसको, नहीं। तो इसीलिए बस ट्रक से जाने से उन लोगों के में एक उत्साह बढ़ गया, बड़ा अच्छा लगता था उस समय नया में उन लोगों को। साथ ही जब शहर गया तो वहां पर सिनेमा घर था, सिनेमा घर में सिनेमा मूवीज देखा, बड़ा आनंद मिला, बहुत सारा थिएटर था, थिएटर में सिनेमा देखा, बहुत अच्छा लगा। इन लोगों को ना आकर्षण का केंद्र बन गया कौन, शहर। अब देखिए घोड़ा गाड़ी को छोड़ अब ट्राम से यात्रा करने लगे और लंबी लंबी दूर से, काफी दूर से लोग काम करने के लिए अब रोज शहर आते और फिर लौट जाते थे। अभी मान लीजिए हम लोग यहाँ से पटना रोज काम करने के उद्देश्य से नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पटना से आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, काम करके लौट जाते हैं। हमारे यहाँ एक एजेंट आता था दवा का, पटना वो डेरा लिए हुए था, ठीक है, और उसको क्षेत्र ही दे दिया था समस्तीपुर। तो वो क्या करता था, वो पटना से रोज चलता था सुबह हमारे यहाँ आकर के, और अन्य प्रकार के जहाँ दवा दुकान था सब जगह वो विजिट करता था, सप्ताह में 15 दिन में 1 दिन करके, और अपना विजिट करके फिर रोज रिटर्न हो जाता था पटना, यानी शाम तक वो वापस चला जाता था। या बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं ऐसे, पटना का ऑफिशियल लोग है वो समस्तीपुर ताजपुर आता है काम करके फिर रिटर्न हो जाता है। बस की सुविधा है इसीलिए, नहीं गाड़ी की सुविधा है इसीलिए। तो ये 50 किलोमीटर से, अब देखिए शहर जब हुआ तो लोग बस की यातायात हुआ तो यहाँ से वहां तक जाने लगे। इससे दूर प्रदेश के लोग काम की तलाश में अब कहां आने लगे, शहर आने लगे, और उन्हें कई तरह की कला की जानकारियां भी मिली, जैसे फिल्म काम करने का अवसर भी प्राप्त मिला। यानी कि जब वो लोग दूर से जब आए शहर में जब आए तो शहर में बहुत तरह का काम था, नहीं, और काम करने का उनको कई तरह के काम करने का अवसर मिला, और वो लोग किस में आ गए, फिल्म में भी आने लगे। बहुत सारे लोग फिल्म में भी काम करने लगे, थिएटर में काम कर रहे हैं, कोई हीरोइन बना, कोई हीरो बना, कोई कुछ बना, नहीं मतलब फिल्म में, इस उद्योग में काम किए, बस में काम किए, अन्य प्रकार के, माने जैसे जहां जो लोग आए उसमें काम में लगते चले गए। धीरे धीरे क्योंकि काम का केंद्र बन गया तो लोग सोचा कि चलो शहर में जाएंगे तो काम मिल जाएगा, यहाँ आते थे जो काम मिलता था वो करना शुरू कर देते थे, तो आकर्षण का केंद्र बना, लोग आ गए कहाँ, धीरे धीरे उसकी आबादी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। मुंबई या चाहे जो भी था वो आगे बढ़ने लगा, समझिए शहर की एक अलग समूह बनने लगी और उसकी पहनावा और सोच बदल गया। यानी कि शहर के लोगों का ना एक पहनावा ही अलग था। गांव के लोग पहनते थे कौन,
वही धोती कुर्ता गमछा नहीं रखते थे। पहले के भारतीय लोगों की ये पोशाक थी। लेकिन जब शहर गया तो फुल पैंट शॉर्ट टाई बेल्ट कोट लगाता था, तो जेंटिलमैन लगता था। ऐसे में लगता है अच्छा नहीं लगे, नहीं धोती अगर हम पहन लेंगे वो कमीज पहन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे, नहीं लगे। लेकिन यही क्या करेंगे हम लोग, कोट पैंट टाई बेल्ट लगा लेंगे, थोड़ा सा नहीं हैट लगा लेंगे, एकदम मुछ मुंडन कर लेंगे, चश्मा उश्मा लगा लेंगे, तो आपको लगेगा कि जेंटिलमैन माने सज्जन आदमी, अच्छा आदमी लगेगा, नहीं लगेगा। तो ऐसे वहां के लोग शहर के लोग करने लगे। यानी उन लोगों का पहनावा ही बदल गया, सोच बदल गया, विचार बदल गया बिल्कुल, है ना। अब जैसे ही विचार बदला तो हम भारतीयों का जो मतलब उस समय प्रथाएं थी जो गलत कर, जैसे आप सती प्रथा के बारे में सुना, बाल विवाह जो था, नहीं इस सब प्रथा के बारे में लोग बोलने लगे। देखिए क्या होता है, देखिए वो काम से उनका आकर्षण शिक्षा की ओर गया और वे पढ़ने पर भी ध्यान देने लगे। काम से वो कहाँ गए, शिक्षा की तरफ, पढ़ने पर ध्यान देने लगे। और इससे एक मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। माने जब काम करने लगे तो पहले दो वर्ग होता था, एक अमीर और एक बिल्कुल गरीब। लेकिन अब जो है उद्योग में काम करने गए तो कुछ मुंशी हुए, नहीं सिनेमा में काम करने गए थोड़ा सा आमदनी हुआ, तो एक मध्यम वर्ग हुआ, न ज्यादा गरीब है न ही अमीर है। इन लोगों को शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा, काम करने के लिए गए। जैसे काम करने के लिए जब पैसा हुआ तब इन लोगों का ना सोच बदला, नहीं अब देखिए वो जो गलत प्रथा थी उससे वो बातचीत करने लगे कि भाई ये प्रथा क्यों, ऐसा क्यों, नहीं माने गलत चीज को वो लोग अब उसका इनकार करना शुरू कर दिए। ठीक है, पुरानी प्रथा को मानने से रोकने लगे और सवाल जवाब भी करने लगे। वो लोग पुरानी प्रथा को नहीं मानते थे कि नहीं हम ये लोग नहीं मानेंगे। और देखिए जब शिक्षा का विकास हुआ तब वो क्या किया, अंग्रेज सरकार के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर दिया। अब हम लोग अंग्रेजी सरकार के आंदोलन भी शुरू कर दिए, क्योंकि हम लोग जब शिक्षा करने के लिए पढ़ने के लिए कहाँ गए, कुछ लोग गांव में पढ़े, जानकारी मिली कि नहीं हम लोग बंधन में है। फिर वो लोग कहाँ गए, कुछ लोग बाहर गए, कोई इंग्लैंड गया कोई अमेरिका गया। और जब पढ़ करके आया तो देखा अरे वहां तो बिल्कुल सब स्वतंत्र है, जो मन होता है सो करता है, अंग्रेज भाई हम लोगों को रुकावट डाल रहा है। नहीं हम लोग उसकी मांग करने लगे, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोगों को स्वतंत्र होना है। नहीं तो हम लोग अंग्रेज का क्या करने लगे, विरोध। उस समय जितने भी, देखिए गौर करके, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहर भीमराव, ये सब अंग्रेज के क्या थे, विरोधी। क्यों विरोधी थे, ये लोग गए थे बाहर पढ़ने के लिए, और जब पढ़े वहां रह करके तो वहां आजादी देखा, स्वतंत्रता देखा। और जब वो लौटे भारत तो आजादी की मांग करने लगे कि नहीं जैसे वहां लोग स्वतंत्र है वैसे हमें भी स्वतंत्र रहना है। ठीक है, तो हम लोग जब स्वतंत्रता की मांग किए तो अंग्रेज कह दिया कि ये देशद्रोही आदमी है, ये देश का विकास में रोक लगाता है, हम लोगों को गुंडा मवाली घोषित कर दिया। अरे भाई हम देश के आदमी तो हमको कह दिया गुंडा मवाली, ये देशद्रोही, नहीं और हम लोगों पर मुकदमा चलाया तो किसी तरह का नहीं, जेल में रखा, बहुत तरह की बातें। लेकिन हम लोग उसका पीछा छोड़े नहीं, जो भी था। तो अंग्रेजी सरकार का हम लोग क्या कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिए। कब, जब शहरों का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, हम लोग पढ़ने के लिए जब गए तब जाकर के। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि औपनिवेशिक शहर का जब निर्माण हुआ तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हुई, बस ट्रक आया, सिनेमा आया, लोग काम करने लगे, शहर जाने लगे, एक दूसरे का मिलने लगे, शिक्षा का विकास हुआ, कपड़ा का विकास हुआ, नहीं सोच का बदलाव हुआ, पुरानी प्रथा से हम लोग अलग आए, नहीं और एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।